हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक बार फिर से थर्ड पार्ट लेके। और अभी तक मैंने इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मास कॉम वाली इस चैनल वाली स्टडी चैनल पे जाएं और वहां पर आपको दिख जाएगा। और आप देख सकते हैं, कुछ लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये क्या कोई एक मतलब बिजनेस के लिए खोला है। नहीं, इट्स नॉट अ बिजनेस रिलेटेड प्लेटफॉर्म। इट इज बेसिकली इट्स प्रोवाइड फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। एंड समवन कमेंट की यूज सीयूईटी के बारे में बताएं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड जो है कंटेंट दिया जाएगा। उसके अलावा आप थ्योरी जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे सपोज आपकी थ्योरी वीक पार्ट है तो आप अपनी थ्योरी को यहाँ से जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप अपना सेल्फ स्टडी से करें और मैं सिर्फ यहाँ पे आपकी थ्योरी क्लियर करवा सकती हूँ। बाकी ये जो अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ ये मेनली यूजीसी नेट जेआरएफ वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर फ्यूचर में बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम आरती पांडे है और मैं भी जो है एक लर्नर की कैटेगरी में आती हूँ। मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ हायर एजुकेशन के लिए और साथ में जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। और वो क्वेश्चन सबसे मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेटिव एक्शन एंड स्ट्रेटेजिक एक्शन। तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना था। तो इसका बेसिकली जो आंसर है वो है, कम्युनिकेटिव एक्शन ट्राइज टू अचीव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेटेजिक एक्शन क्लोनाइज अदर पीपल लाइफ वर्ल्ड एंड इज मैनिपुलेटिव। यानी कि जो कम्युनिकेशन एक्शन एक्शन है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करता है, और जो स्ट्रेटेजिक एक्शन है वो लाइफ वर्ल्ड को क्या करता है, मैनिपुलेट करने का, पीपल्स की लाइफ वर्ल्ड को मैनिपुलेट करने का काम करता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अपना दिल थाम के बैठ जाइए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरी भी एक्चुअल में थोड़ा आज मैं भी वीक फील कर रही हूँ, इसलिए कल मैं पढ़ा नहीं पाई थी। और ठंडा बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे देहरादून में, बहुत ज्यादा ठंड है। और जिस वजह से देख सकते हो आप कि कैसा बन के बैठना पड़ रहा है, बहुत ठंडा है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। मास कम्युनिकेशन क्या है, सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू विल्बर स्क्रैम, हु इज विल्बर स्क्रैम? एक्चुअली विल्बर स्क्रैम इज अ फाउंडर ऑफ मास कम्युनिकेशन। इन्होंने जो है मास कम्युनिकेशन को फाउंड किया था और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पहली बार मास कम्युनिकेशन का कोर्स निकाला था। तो ये वो पर्सन है जो कि मास कॉम के लिए जाने जाते हैं। अब इन्होंने क्या बताया मास कम्युनिकेशन के बारे में? इन्होंने बोला कि मास मीडियम इज एसेंशियली अ वर्किंग ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड अराउंड सम डिवाइस फॉर सर्कुलेटिंग द सेम मैसेज एट अबाउट सेम टाइम टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यानी कि हम मीडियम का इस्तेमाल करके, कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप का इस्तेमाल करके हम मैसेज को सर्कुलेट करते हैं, सेम मैसेज को सर्कुलेट करते हैं सेम समय में। लेकिन पर्पस क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक उस मैसेज को पहुंचाना। तो एक तरीके की डेफिनेशन दी कि मास कम्युनिकेशन, मास मीडियम तभी फैलता है जब हम उसको प्रॉपर तरीके से एक समय में एक ही मैसेज को फैलाने का काम करते हैं। वो होता है मास कॉम। सिंपल सी भाषा में समझे तो मास कम्युनिकेशन वह है कि जहां पर एक मीडियम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। अब यहां पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा है कि अ प्रोसेस वेयर मास प्रोड्यूस मैसेज आर ट्रांसमिटेड टू अ लार्ज एनोनिमस एंड हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल। मींस यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है कि वह प्रोसेस जहां पे हम, वेट में थोड़ा ये कर लेती हूँ, ठीक है। वह प्रोसेस जहां पे क्या होता है, एनोनिमस ऑडियंस प्रेजेंट होती है, जहां पे हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ पीपल प्रेजेंट होते हैं, उनके पास हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। अब मैं आपको कुछ देर में बताऊंगी, अपनी स्लाइड में मैं कुछ लाई हूं आपके लिए जिसमें मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज एनोनिमस और व्हाट इज हेट्रोजीनियस। तो ये क्या होता है ये हम आगे वाली स्लाइड में जानेंगे।
सो बेसिकली अभी हम ये जान लेते हैं आगे का कि प्रोसेस क्या है, ठीक है? प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन? ओके, सो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ओके, आई थिंक अब आपको क्लियर दिख रहा होगा ये। सो यहाँ पे लिखा है रिपोर्टर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। इससे पहले जो हम पढ़े थे फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें एजुकेशन फंक्शन होता है, कल्चरल फंक्शन होता है, और जो है स्टिमुलेशन फंक्शन होता है, कॉग्निशन फंक्शन होता है, मतलब आपको काउंसलिंग करके बताया जाता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। बट अब हम प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मास कम्युनिकेशन होता कैसे, एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या है, वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो है एक रिपोर्टर होता है। एक रिपोर्टर होता है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक रिपोर्टर होता है, ठीक है? एक रिपोर्टर होता है जो कि क्या करता है, रिपोर्ट लाने का काम करता है, ठीक है? रिपोर्टर क्या करता है, फील्ड पे जाता है, और फील्ड पे जाके उसका काम क्या है, रिपोर्टर का काम क्या है? रिपोर्टर का काम यह है कि वो फील्ड में जाए और जो समाज में हो रहा है, सोसाइटी में जो हो रहा है, उससे रिलेटेड न्यूज को गैदर करे, ठीक है? फिर वो क्या करेगा, उस न्यूज को मीडिया के पास लेके आएगा। मीडिया, हु इज मीडिया? वो एजेंसीज में जाएगा, एजेंसीज के पास जाएगा और एजेंसी से वो बताएगा कि भाई यहाँ पर ये हुआ है, यहाँ पर ये घटा है, और वो अपने जो मीडिया है, एजेंसीज है, वो उसको या तो वेबसाइट में डाल देंगे कंटेंट को कि भाई ये हो रहा है समाज में, या उसको प्रिंट, अगर वो प्रिंटिंग एजेंसी है तो प्रिंट करने के लिए डाल देगी, या अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी है तो इसको खबर बना के चलाने का काम कर देगी। तो फिर वो उसके बाद क्या होगा, वो ऑडियंस के पास पहुंचेगी, ऑडियंस उसे जानेगी, समझेगी, और फिर क्या देगी, फीडबैक देगी। तो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस कि अब वो फीडबैक किसको देगी, या तो फीडबैक जो है धीरे धीरे पहुंचते फिर सीधे रिपोर्टर के पास पहुंचेगा, रिपोर्टर भी जानेगा कि हाँ ये फीडबैक आ रहा है, या ये भी हो सकता है कि वो रिपोर्टर के पास ना जाके ऑडियंस सीधा मीडिया से ही कन्वे करना स्टार्ट कर दे, जहां एजेंसी है उसके पास ही चली जाए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? सबसे पहला, हेट्रोजीनियस एंड एनोनिमस ऑडियंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कि मैंने बताया था, हेट्रोजीनियस और एनोनिमस मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, थोड़ा आप सब्र कीजिए। सेकंड पॉइंट है डिलेड और इनडायरेक्ट फीडबैक, यानी कि यहाँ पे जो फीडबैक होती है वो इनडायरेक्ट होती है और डिले होती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है, एनोनिमस ऑडियंस है, तो जल्दी फीडबैक नहीं आएगा, डिले हो जाएगा फीडबैक आने में। तीसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन में हम सिंपल बोल सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मैसेज में, कि जैसे सपोज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो जो न्यूज़ है अगर हम आज पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, क्योंकि वो करंट न्यूज़ है। लेकिन 4 दिन बाद हम उस न्यूज़ को अगर पढ़ते हैं तो वो करंट न्यूज़ वैलिड नहीं रह जाती, जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्यों? क्योंकि वो न्यूज़ अब बासी हो गई है, उस न्यूज़ की कोई वैल्यू नहीं रही। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए क्या होता है, यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर होने का काम करता है। चौथा पॉइंट है रैपिड न्यूज, रैपिड मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फटाफट डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे मटेरियल, अदरवाइज फिर वो वैलिड नहीं रह जाता। पांचवा पॉइंट है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोर्स, यानी इंस्टीट्यूशन से ही जो सोर्स आता है वो आपके पास पहुंचता है। ऐसा नहीं कि आपके पास इंस्टीट्यूशन के जरिए ही कोई सोर्स आप पहुंचाएगा। जैसे या तो न्यूज एजेंसी आपके पास आपको न्यूज देने का काम करेगी, या इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी आपको, कोई इंस्टीट्यूशन आपको अपना सोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है? सिक्स्थ पॉइंट है मैसेज आर ट्रांसमिटेड पब्लिसिटी, पब्लिकली, मतलब सॉरी, पब्लिकली है, मैसेज आर ट्रांसमिटेड पब्लिकली मींस नो प्राइवेसी। इसका मतलब है कि जो मैसेज है उसमें कोई प्राइवेसी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं पे कोई खबर कवर कर रहे हैं और हम जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को छुपा नहीं सकते, जो जैसा है वैसा का वैसा ही उसको बताएंगे, इट मीन्स कोई प्राइवेसी वहां पे नहीं होगी। सातवां पॉइंट है गेट कीपिंग। व्हाट इज गेट कीपिंग? यहाँ पे मैसेज को फिल्टर करने का काम किया जाता है। गेट कीपिंग का कंसेप्ट क्या है? मैसेज को फिल्टर करने का काम किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मास कम्युनिकेशन इज फिल्टर्ड कम्युनिकेशन।
यानी कि यहाँ पर आपको जैसे सपोज़ समाज में बहुत सारी न्यूज़ चल रही है, सोसाइटी में बहुत सी न्यूज़ चल रही हैं, लेकिन आपके पास केवल वही न्यूज़ पहुँच पाती है जो कि गेट कीपिंग के थ्रू फ़िल्टर्ड हो जाती हैं। जैसे आपने सोसाइटी में 10-12 न्यूज़ हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मीडिया एजेंसी को लगती है, वो लेगा और फिर आपको दिखाएगा। तो ये काम जो कांसेप्ट होता है, वो गेट कीपिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मास कल्चर और पॉपुलर कल्चर इफ़ेक्ट, यानी कि जो मास कम्युनिकेशन है, वो कल्चर को भी प्रमोट करने का काम करता है। लास्ट पॉइंट इज़ इम्पर्सनल मीडियम। इम्पर्सनल मीडियम मीन्स कि जो मीडिया है, इट्स नॉट अ पर्सनल, बिकॉज़ क्योंकि वो क्या करता है हर किसी के कान पे जाके नहीं कहेगा कि भई समाज में ये घटा है या उसके घर ये हुआ, यहाँ सिलेंडर फट गया या ये हुआ। हर किसी के पर्टिकुलर के कान पे आके नहीं कहेगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपको इम्पर्सनल तरीके से चीज़ें बताई जाएँगी। हर किसी के लिए इंडिविजुअल को जो है वो दिख जाती हैं, ठीक है? वो आपको दिखाने का काम करता है, हर एक इंडिविजुअल को बताने का काम करता है, लेकिन उनके कान में जाके नहीं बताएगा। वो सबको बताता है, ठीक है? जो आपका मीडिया है, वो हर किसी को बताने का काम करता है, किसी एक के लिए नहीं है वो, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम जो है मैं इतनी देर से जो बता रही थी आपको कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ, सो वो ये है, जो कि मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ। यहाँ पे लिखा है मास प्रोड्यूस कंटेंट। The content, information or message of mass communication to be distributed to large masses of people means यहाँ पर information, content आपको दिया जाता है किसकी मदद से mass produce content क्या है मतलब आपको content दिया जाएगा आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी और वो इंफॉर्मेशन आपको लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के पास पहुंचानी होगी सो वो आपका मास प्रोड्यूस कंटेंट में आ जाएगा अब हेट्रोजीनियस क्या है हेट्रोजीनियस masses are form a wide variety of class of the society हेट्रोजीनियस मतलब वाइड वैरायटी ऑफ क्लासेस यानी यहाँ पे डिफरेंट लोग कैटेगरी के आ जाएंगे जैसे फॉर एग्जांपल सिख मुस्लिम हिंदू अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ पर आ रहे हैं सो उसको हम कह देते हैं हेट्रोजीनियस उसको हम क्या कह देते हैं हेट्रोजीनियस अब एनोनिमस ऑडियंस में आ जाता है कि इंडिविजुअल इन द मास डू नॉट नो ईच अदर जहां पर हर कोई एक इंडिविजुअल नहीं जानता है कि सामने वाला पर्सन क्या कौन है क्योंकि जब मोदी जी भाषण देते हैं तो जो वहां पर ऑडियंस होती है वो एक दूसरे को नहीं जानती है तो उसको हम एनोनिमस टर्म कह के बुलाते हैं अब समझ में आया आपको कि हेट्रोजीनियस क्या होता है और एनोनिमस क्या होता है चलो अब आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मास कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि 3 टर्म्स पढ़ी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म्स थी। फिर हमने ये पढ़ा कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं मास कम्युनिकेशन में। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है, वो होता है सर्विलांस। एक वर्ड हम हर जगह देखते हैं, यू आर द अंडर सीसीटीवी कैमरा, अंडर द सर्विलांस। हम ये बहुत कॉमन वर्ड हर बहुत जगह यूज़ करते हैं। मतलब आप निगरानी में चल रहे हो। तो मास कम्युनिकेशन में जो काम है, वो यही होता है मीडिया का इसमें 2 पर्सन के बारे में मैं बताती हूँ आपको, एक है हेरोल्डी लॉसवेल और एक है स्क्रैम, विल्बर स्क्रैम। ये इन्होंने भी मॉडल्स जब हम आगे पढ़ेंगे, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जब हम पढ़ेंगे इनका, तब मैं बताऊँगी कि इन्होंने कौन-कौन से मॉडल दिए, क्या-क्या डिफाइन किया, लेकिन अभी इन्होंने क्या कहा मास कम्युनिकेशन के फंक्शन के लिए कि जो मीडिया है वो एक तरीके से वॉचडॉग तरीके का रोल निभाती है। सर्विलांस इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट और प्रोसेस विदिन सिस्टम फॉर कन्फर्मिटी टू एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड नॉर्म इन ट्रस्टेड सिस्टम फॉर सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी। यानी कि सिंपल सी बात है कि सोसाइटी के ऊपर निगरानी रखने का काम जो है वो कौन करता है? मीडिया करती है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया? सर्विलांस। दूसरा फंक्शन है इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म करना कैसे? मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द मास कल्चर एंड मास सोसाइटी इन विच पीपल्स लाइफ एग्जाम्पल न्यूज ऑफ वॉर्स डेंजर्स क्राइसिस अर्थक्वेक फैमाइन एक्सेट्रा यानी कि आपको इन्फॉर्म करने का काम करता है कैसे आपको बताएगा कि कोई न्यूज डेंजर से रिलेटेड है या कहीं क्राइसिस हो गए हैं या कहीं अर्थक्वेक आ गया है तो उन सारी इंफॉर्मेशन आपको इन्फॉर्म करने का काम जो है मीडिया करती है थर्ड पॉइंट इज एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट देने का काम भी जो है मीडिया करती है ये आपका कम्युनिकेशन का फंक्शन भी है और मास कम्युनिकेशन का फंक्शन भी है
अब एंटरटेनमेंट कैसे? सपोज इफ यू आर फीलिंग वेरी स्ट्रेसफुल, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, टेंशन्स में भरे हुए हो, तो क्या करते हो? आप फिल्म्स देखना स्टार्ट कर देते हो, आप पॉडकास्ट देखना स्टार्ट कर देते हो, आप टीवी शोज देखते हो, आप ड्रामा देखते हो, डांस देखते हो, म्यूजिक देखते हो, कॉमेडी देखते हो, गेम्स देखने लग जाते हो। तो दीज आर द एंटरटेनमेंट पार्ट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज परसुएशन। परसुएशन मतलब होता है कि इट इज अ प्रोसेस फॉर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द ऑडियंस to build a favorable attitude toward new ideas. For example, product advertisement and speeches in election campaign. यानी कि आपको persuade करने का काम किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपको अवेयर करने का काम किया जा रहा है। जैसे वो एक कैंपेन चला रहे हैं संदीप माहेश्वरी, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा कैंपेन। तो उसमें क्या है, प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि भाई वहां पर विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि 10 दिन में एमबीए का कोर्स है, फिर आपका 10 लाख का पैकेज भी लग जाएगा। तो इस तरीके के जो कोर्सेज निकल रहे हैं जो कि फेक हैं, जिनके बारे में स्कैम है, वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो भी मीडिया अवेयर करने का काम करता है। अब कुछ अदर फंक्शंस भी हैं। अदर फंक्शंस में बोले तो कि इंस्ट्रक्ट एंड एजुकेट, यानी मीडिया हेल्प्स टू एजुकेट, सोशलाइज एंड क्रिएट अवेयरनेस टू इंडिविजुअल और कम्युनिटी ऑफ द सोसाइटी। मास कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी, यानी कि आपको जो मीडिया है वो एजुकेट करने का काम करता है। ओके, सोसाइटी को एजुकेट करने का काम करता है। ये तो पता लग गया कैसे, इससे क्या होगा, आपको अवेयर कर रहा है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज आपको बताने का काम करता है, जिससे आपकी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी में क्या होता है, एनहांसमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है। सेकंड पॉइंट इज कोरिलेशन फंक्शन। कोरिलेशन फंक्शंस को ना लॉसवेल ने डिफाइन किया था और स्क्रैम दोनों ने, यानी कि विलियम स्क्रैम, विल्बर स्क्रैम और हेरोल्डी लॉसवेल दोनों ने कोरिलेशन फंक्शंस को डिफाइन किया था। व्हाट इज दिस, कि कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है? कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है, स्कैफ होल्डिंग को एक्सचेंज करने का काम करता है, क्रिटिसिज्म को कम करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है लेटर टू एडिटर। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखाती हूँ। जैसे कॉमन पीपल होते हैं, कॉमन पीपल जो होते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने जैसे बेरोजगारी के ऊपर क्राइम धरना प्रदर्शन देना स्टार्ट कर दिया। तो उन लोगों की बात अगर मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही थी, मीडिया को वो मुद्दा नहीं मिल पा रहा था, या बड़े-बड़े लोगों को वो बात नहीं पता लग पा रही थी, तो वो बात बताने का, मनवाने का काम जनता जानती है। तो वो जनता जो है अपनी बात मनवाने के लिए कोरिलेट फंक्शंस का इस्तेमाल करती है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल ट्रांसमिशन, जिसको हम प्रमोशन भी कहते हैं। कल्चर का ट्रांसमिशन होना, यानी कल्चर ट्रांसमिट हाउएवर इवॉल्व्स, what once was taboo can become the norm when enough people embrace it and when the media report on it। यानी कि अगर कुछ समाज में गलत हो रहा है, कहीं पे कोई गलत कल्चर एक्टिविटी का परफॉर्मेंस हो रहा है, तो वो भी बताने का काम मीडिया करती है। अब अगला पॉइंट है, ये अदर एडिशनल पॉइंट है, फंक्शंस हैं। मेन फंक्शन तो सर्विलांस है, इन्फॉर्म है, एजुकेट है, परसुएट है। बस ये 4 फंक्शन मेन है, लेकिन जो उसके अलावा अदर फंक्शंस ये सारे हैं, जिसमें एक आता है आपका मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब होता है कि ड्यूरिंग द क्राइसिस, यानी कि जब वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम, जो 1940s का टाइम, 14 का टाइम था, उस समय जो क्राइसिस हुए, या वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 के आसपास का टाइम है, तो उस समय क्या-क्या चीज़ें झेलनी पड़ रही थी समाज को, तो वो चीज़ें कवर किसने करी? वो करी मीडिया ने। तो वो चीज़ को मोबिलाइज़ करने का काम भी मीडिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वैलिडेशन। वैलिडेशन मतलब मास कम्युनिकेशन फंक्शन, वेट इसको थोड़ा कट कर दूँ? ओके। Mass communication function to validate the status and norms of particular individual, movement, organization or product। validation social norm, यानी कि जो चीज वैलिड है वो बताने का काम भी मीडिया करता है। अनवैलिड चीजें को नहीं दिखाता, जो पर्टिकुलर चीजें हर किसी इंडिविजुअल के लिए जो वैलिड है, वो चीज बताने का काम भी मीडिया करती है। तो ये दिस आर द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। persuasiveness of mass communication depends of on these factors। इन फैक्टर्स के ऊपर persuasiveness मतलब होता है दृढ़ता। दृढ़ता जो मास कम्युनिकेशन के किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, जो परसुएसिवनेस है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है मास कम्युनिकेशन में? सबसे पहली चीज है क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स के ऊपर। क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स हम कहें कि जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि आप अगर सपोज आप कोई गवाह पेश कर रहे हैं,
आप अगर कोई गवाह पेश कर रहे हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी मतलब हिंदी में विश्वसनीयता होता है। तो अगर उस पर्सन की जैसे सपोज़ नेक्स्ट टाइम हम उससे बात करें तो उसने बोला नहीं, नहीं मेरी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ले लो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने बात छेड़ी थी, आप उसमें मेन इम्पोर्टेंट हो और बाद वाले पर्सन को कैसे आप इम्पोर्टेंट ले सकते हो? तो वो तो होगा नहीं, तो वो क्रेडिबिलिटी को क्या होगा गलत करने का तरीका होगा। लेकिन हम क्या करेंगे क्रेडिबिलिटी को बनाने का काम करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट है मैसेज प्रेजेंटेशन। मैसेज को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द इफेक्टिवनेस ऑफ परसुएशन कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन क्लैरिटी, ब्रेविटी एंड प्रिसाइजनेस। ये 3 चीजों पे ना आपका मैसेज जो है वो डिपेंड करता है। क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रेविटी होनी यानी कि संक्षिप्तता, जिसे क्लैरिटी भी बोलते हैं एक तरीके से, वो चीज होनी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रिसाइजनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा फैक्टर है मीडिया का फैक्टर। मीडिया फैक्टर में आ जाता है, इट्स जनरली perceived the persuasive content communicative through television became more effective than मैसेज। देखो मीडिया का क्या होता है, एक फैक्ट अपना हर अलग अलग फॉर्मेट में मीडिया बटी हुई है। कुछ सोशल मीडिया में बटी हुई है, कुछ है इलेक्ट्रॉनिक में, कुछ है प्रिंट में, कुछ है रेडियो में। अब क्या है, उसके भी अलग अलग फैक्टर हैं। जैसे कि सपोज अगर कोई ज्यादातर लोग किससे जल्दी परसीव हो जाते हैं, किस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं? ज़्यादातर लोग किसको देखना पसंद करते हैं? टीवी को, टेलीविज़न को या सोशल मीडिया को? इसको देख के इस पे ट्रस्ट कर लेते हैं, दृढ़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है ऑडियंस फैक्टर। ऑडियंस फैक्टर इज़ इम्पोर्टेंट factor to determine the effect of persuasiveness of mass communication. Ignorance of audience will negative affect persuasion. The audience of attitude of audience toward the persuasive message of the mass media on 5W and 1H। यानी कि ऑडियंस की फैक्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट रखता है कि जब भी आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके सामने आप 5W1H का इस्तेमाल करो। 5W1H पता है ना, हु, सेज, व्हाट इफेक्ट, तो ये सारी चीजें जो है 5W1H के अंदर आती हैं। तो वो चीज जो है होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रापर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल और मास कम्युनिकेशन के बीच में क्या अंतर है? इंट्रापर्सनल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल ये सारी चीजें बताई हैं मैंने। ग्रुप, मास कम्युनिकेशन। तो इंट्रा मतलब अपने से, जो हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं। मास मतलब लोगों से कम्युनिकेट हो गया, जहां पर हम मीडियम के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि जो एक बुक लिखी थी, कम्युनिकेशन द सोशल मैट्रिक्स ऑफ साइकेट्री। ये बुक जोसेफ और बेटेसन ने लिखी है, जर्गन एंड बेटेसन ने लिखी है। इन्होंने ये बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में इंट्रापर्सनल है। क्यों? क्योंकि जब हम इंट्रापर्सन खुद से कम्युनिकेट करेंगे, आइडियाज से कम्युनिकेट करेंगे, हमें चीजें क्लियर रहेंगी, तभी तो हम अगला स्टेप लेंगे, वो होगा इंटरपर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। तभी तो कर पाएंगे ना, जब हमारा अंदर से हम क्लियर रहेंगे। तो ये चीज बोली है इन्होंने। उसके बाद आगे आते हैं, ये टर्म है, जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटा डाटा। मेटा डाटा मतलब डाटा के भी ऊपर डाटा का प्रोसेस हम देखते हैं। जैसे डाटा ऑलरेडी पड़ा है और उस डाटा के ऊपर भी हम और सा डाटा लेके आ रहे हैं। जैसे सपोज एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है, अब हम एक्स्ट्रा डाटा की खोज में लगे हैं कि और डाटा इसमें डालते हैं। फिर एक आता है मेटा कॉग्निशन। एक वर्ड और सुन लो, कॉग्निशन, जो कि हम पेपर 1 में पढ़ते हैं। कॉग्निशन मतलब होता है कि आप अपना दिमाग टेबुला की तरह लेके गए हो, यानी कि खाली दिमाग लेकर आप आए हो और उस दिमाग में आप कुछ इंक्रीमेंट लेकर जा रहे हो, कुछ लेकर गए हो, तो वो आ जाएगा कॉग्निशन के अंदर। अब मेटा कॉग्निशन के अंदर क्या आता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास अब कोई मटेरियल आ गया है, अब आप उस मटेरियल के ऊपर भी सोच रहे हो। सो वो आ जाएगा आपका मेटा कॉग्निशन के ऊपर। एक आता है मेटा थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी के ऊपर थ्योरी देखी जाती है। जैसे ऑलरेडी ये थ्योरी इतनी लिखी हुई है, अब इन थ्योरी के ऊपर भी थ्योरी आप करोगे, तो वो आपका मेटा थ्योरी के अंदर आ जाएगा। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, सो स्टार्ट करते हैं। अगेन रिफ्रेश हो जाते हैं थोड़ा। 1 2 3 रेडी? रेडी हो गई, चलो। अब हम रेडी हो चुके हैं, स्टार्ट। ठीक है। सो जौहरी विंडो के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जौहरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके 4 क्वाड्रेंट दिए हुए हैं जौहरी विंडो ने।
जॉरी विंडो क्या है? ये डायग्राम देख रहे हो आप? यहाँ पर जॉरी विंडो, नॉन टू सेल्फ, अननोन टू सेल्फ, इन्होंने 4 तरीके के प्लान बताए हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है OBHU। क्या है? OBHU। O मतलब ओपन, B मतलब ब्लाइंड, H मतलब हिडन और U मतलब अननोन। अब ओपन प्लेन में वो लोग आते हैं जो कि प्योर होते हैं, यानी कि कह सकते हैं खुले होते हैं, खुले विचार होते हैं जिनके, जिनको कोई भी पढ़ के चले जाए। मतलब एक तरीके से ऐसे हैं जैसे खुले हैं, तो दिल के खुले हैं, तो हर कोई देखता है, हर कोई समझ जाता है, अरे ये तो ऐसा है, तो ओपन है होते हैं वो। दूसरा है ब्लाइंड प्लेन। ब्लाइंड प्लेन में वो होते हैं जिन लोगों को हम तो समझ गए, उसने अपनी बात हमारे सामने रखी, लेकिन सामने वाले पर्सन ये नहीं जब जो बंदा अपनी बात रख रहा है हमारे सामने, उसको क्लियर नहीं होता कि वो उसे लगता है कि वो चीज़ ना, मतलब वो अपनी अपने को लेके क्लियर नहीं होता है। उसको ब्लाइंडनेस शो होती है। जैसे अगर वो किसी से अपनी बात शेयर कर रहा है, तो सामने वाले ने तो एक्सेप्ट कर ली कि भई इसने ऐसा-ऐसा कहा, और वो उसके बारे में एक थॉट भी बना लेता है कि यार ये ना बहुत मतलब इसको इमोशनल है ये, और सामने वाला समझ नहीं पाता यार मैं इमोशनल भी हूँ कि नहीं हूँ। तो वो ब्लाइंड में रहता है। ठीक है? आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अब आता है हिडन प्लेन। हिडन प्लेन में क्या होता है, हम चीज़ों को छुपाते हैं। जैसे हम किसी को देख के बोलेंगे यार इसका फेस तो उसका फेस बता देगा कि ये कुछ छुपा रहा है। तो ये चीज़ आ जाएगी हिडन पेन में। एक आ जाएगा अननोन पेन। अननोन पेन में आप सामने वाले को देख के पता नहीं लगा सकते हो कि वो कुछ छुपा भी रहा है आपसे या नहीं छुपा रहा है। अननोन होता है, प्योर होता है, जिसको देख के पता नहीं लगा सकते कि वो क्या अपने मन में लेके बैठा है, क्या नहीं लेके बैठा है। सो ये पॉइंट जॉरी विंडो में आते हैं, जिसमें ओपन, ब्लाइंड, हिडन और अननोन, ये पार्ट दिया था जॉरी विंडो में। ठीक है? अब कांसेप्ट ये है कि जोहरी को दिया किसने? ये दिया है आपके जॉनसन ने और हैरिंगटन ने। जोसेफ जोसेफ सॉरी जॉनसन बोल दिया मैंने, जोसेफ और हैरिंगटन। ये 2 पर्सन ने आपका जॉहरी विंडो दिया है। किसने? लिख लो आप, जोसेफ एंड हैरिंगटन, इन्होंने दिया है। अब अगला पॉइंट आता है द डबल ब्लाइंड थ्योरी। डबल ब्लाइंड थ्योरी जो है, थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, सुन लेना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डबल ब्लाइंड थ्योरी जो दी है वो बेटेसन ने दी है। ये कौन है? ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। क्या है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बेटेसन थ्योरी दी है। अब ये बेटेसन थ्योरी क्या है? इन्होंने मतलब ये डबल ब्लाइंड थ्योरी क्या है? अब इसमें क्या होता है, जो माइंड होता है ना वो पजलिंग स्टेट में चले जाता है। पजलिंग स्टेट, मैं अभी आज मेरे पास माउस नहीं है इसलिए मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ उसको, बट मैं ऐसे ही बता देती हूँ। पजलिंग स्टेट में चले जाता है, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा है साइकोफेरिना, साइकोफेरिना में चले जाता है। कैसे चले जाता है? जैसे मैं एक मतलब सोचो कि अ, एक ग्रुप है, सपोज एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में एक हमने उस ग्रुप को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। वन ग्रुप डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन पार्ट इज ए पार्ट एंड सेकंड पार्ट इज बी पार्ट। पहले का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। पहले वाले पार्ट में क्या किया, उनको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, देयर इज सम डिजीज लाइक हेडेक, हेडेक इशू है, और सेकंड वाले को भी हेडेक प्रॉब्लम हो रही है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, दवाई देते हैं। अब दवाई देने वाला जो है वो क्या है, दवाई देने वाला कोई एक पर्सन है, और उसको जो है पता नहीं है कि हम उसको हेडेक की दवाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और एक पर्सन है और ग्रुप को भी नहीं पता, ग्रुप ए को भी नहीं पता, बी को भी ए को भी नहीं पता, मतलब दोनों को नहीं पता, और इधर इसको भी नहीं पता कि अम, जो देने वाला है उसको भी नहीं पता। तो जो उसके पीछे से दवाई लेके आया है, सपोज़ जो उसका थर्ड पार्टी पर्सन है, उसको पता है कि दवाई में वो सिर दर्द की दवाई दे रहा है या कोई अदर दवाई दे रहा है, तो उसको पता है, उस थर्ड पार्टी को पता है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, उसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड। और अगर इससे क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या कंक्लूज़न निकल के आता है, अगर पहला वाला ग्रुप को हमने अगर पहले वाले ग्रुप को हमने एक्चुअल में मेडिसिन सर दर्द की दी है, तो उसको तो पता नहीं कि मेरे को सर दर्द की दवाई दी है कि नहीं दी है। उसने तो खाई और उसको वो सही हो गया। और जो ग्रुप 2 है, बी वाला ग्रुप, उसको भी दवाई दी है सर दर्द की, तो वो भी सही हो गया, या दी है, नहीं दी है, वो तो पता नहीं। बट जब बाद में पता चलता है थर्ड पार्टी से कि दवाई जो है एक्चुअल में ए ग्रुप को दी गई थी, मेडिसिन की, और बी ग्रुप को सिर्फ मीठी गोलियाँ दे दी है, प्लेसिबो दे दिया है।
तो वो क्या करते हैं कि जब उसको प्लेसिबो दे दिया है, तो वो इसका मतलब उसकी साइकोलॉजी की वजह से सही हुए हैं वो। जो बी वाला ग्रुप है, वो साइकी की वजह से सही हुआ है। तो वही इफ़ेक्ट यहाँ पे आता है, जो पज़लिंग है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो इसके बारे में आपके बेटे सन ने बताया है। अभी देखो, इन्होंने डबल ब्लाइंड के बारे में बताया था। इन्होंने बोला कि नो मेटा कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल, नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आस्किंग व्हिच ऑफ द 2 मैसेज इज़ वैलिड और डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन एज़ मेकिंग नो सेंस। सेंस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मैसेज ही नहीं पता कि किसको दवाई मिली है, किसको नहीं मिली है एक्यूरेट वाली। वो तो कंक्लूज़न से पता लगा ना, लेकिन एक्चुअल में जो एग्ज़ामिनर वहाँ बैठा है उसको भी नहीं पता कि किसको दवाई दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे। बस उसके सामने थर्ड पार्टी लेके आ रहा है और वो उसे बोला जा रहा है कि भाई दे दो, आप ए ग्रुप में दे दो, आप बी ग्रुप में दे दो। यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड का पता ही नहीं चल पाता है। दूसरा चीज़ है, द विक्टिम कैन नॉट लीव द कम्युनिकेशन फील्ड। जो विक्टिम है यानी कौन? जैसे अगर सपोज़ एक चीज़ मैं बताती हूँ, इस थ्योरी में ये है, सपोज़ ए ग्रुप में और बी ग्रुप में, सपोज़ ए ग्रुप में और बी ग्रुप में कोई पर्सन है, वो चाहता है कि भई मैं नहीं कर रहा ये काम, मेरे को बीच में छोड़ो, मैं अपना खुद देख लूँगा, मेरे को नहीं ऐड ऑन होना। और वो ऐड ऑन हो गया है ग्रुप के अंदर। वो ऐड ऑन हो गया ग्रुप के अंदर, लेकिन वो चाहता है कि वो ये चीज़ छोड़ दे। तो क्या होता है कि उसको फिर क्या होता है, आप सुनो। जब उसने ऐसा कदम सोच लिया कि भाई मेरे को छोड़ना है, विक्टिम को छोड़ना है, तो अब क्या होगा उसके साथ टू फॉलिंग इंजेक्शंस इज़ पनिशमेंट। उसको पनिशमेंट दे दी जाएगी तब। उसके साथ पनिशमेंट वाला हिसाब-किताब हो जाएगा कि भाई तू कैसे सोच सकता है कि तुझे छोड़ना है ये चीज़? तू छोड़ नहीं सकता इस चीज़ को, ठीक है? तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है फिर। मतलब आने से पहले कहते हैं ना कि जब हम कहीं जॉइन करना चाहते हैं, तो उससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म भराया जाता है, तो पहले क्लियर करके पढ़ लो। अदरवाइज़ बीच में अगर छोड़ने की सोचोगे, तो फिर आप पनिशमेंट के ऑब्वियस सी बात है, आपको पनिशमेंट दे दी जाएगी। और पनिशमेंट भी इसमें ऐसी-वैसी नहीं होती है, इसमें बहुत बेकार पनिशमेंट होती है। आप देखो इसमें क्या लिखा है, पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो ये बैटेसन है वो कैसे दिखते हैं, देखो ऐसे हैं ये। ये जो हैं, ये प्रोफाउंडर भी रह चुके हैं बैटेसन स्कूल के, ठीक है? ये बैटेसन स्कूल के प्रोफाउंडर रह चुके हैं, इन्होंने आइडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की हुई है, ठीक है? अब ये देखो, यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, एक टर्म दी कि अ सेकंड कमांड इन द फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट, दिस हैपन ऑन अ मोर एब्स्ट्रैक्ट लेवल, द विक्टिम रिसीव पनिशमेंट, विक्टिम को पनिशमेंट दिया जाएगा, और साइन दैट सजेस्ट देयर लाइफ इज इन अ डेंजर, मतलब उसकी लाइफ डेंजर में भी जा सकती है, उसको ऐसी पनिशमेंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, डोंट सी दिस इज अ पनिशमेंट और डोंट जज, डू व्हाट आई टेल यू। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप? मतलब उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, उसको बहुत डेंजर पनिशमेंट दी जाएगी यहाँ पर। ये चीज़ बैटेसन बताते हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो बैटेसन यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, अभी तक तो वो बात कर रहे थे पनिशमेंट की, कि डेंजर पनिशमेंट देंगे। यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर बिहेव को लेकर भी बात करने लग गए। कम्युनिकेशन में बिहेव को लेकर भी बात करने लग गए। जैसे उन्होंने बोला कि अब एग्ज़ाम्पल से समझो आप, ऊपर आपको समझ नहीं आएगा। एग्जाम्पल बोल रहा है कि अ पर्सन इन अ परफॉर्मेंस में अल्टर हिज परफॉर्म बेस्ड अपॉन ऑडियंस फीडबैक एंड दिस में कंटिन्यू टू अल्टर द फीडबैक। यानी कि फॉर एग्जाम्पल से ये बोल रहा है कि एक पर्सन जो है जब अपनी परफॉर्मेंस बना बनू के लेके गया, उसको पता है यार मुझे मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है, उसको लग रहा है बेटर है, लेकिन जब उसने सामने वाले का फीडबैक देखा, सामने वाले की परफॉर्मेंस देखी, तो ऑन द स्पॉट अपनी परफॉर्मेंस में अपनी जो स्पीच है उसमें चेंजेस कर दिए। तो उसके बिहेवियर में ऑन द स्पॉट भी चेंज आ जाते हैं। तो ये बात को लेकर भी इन्होंने बैटेसन ने बताया है, ठीक है? अब क्वेश्चन ये मैं आपके लिए लाई हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये, कि आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे बताओगे, मैंने इतनी बड़ी कहानी जो गढ़ी है यहाँ पे, जो बैटेसन स्कूल के जो है, ये क्वेश्चन आया है यूजीसी नेट में। जो बैटेसन स्कूल है वो डील करता है कौन से कम्युनिकेशन के साथ? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप या मास? अगर आपने लेक्चर अभी तक ध्यान से सुना होगा ना, या आपने अभी तक ये पार्ट बिल्कुल ध्यान से सुना होगा, तो आप इसका आंसर बहुत ईज़िली कर दोगे। चलो ठीक है फिर, तो फिर मिलेंगे हम, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, और ओके, बाय-बाय, गुड नाइट।